अब इसमें मोशन इन 2 डायमेंशन में कुछ बेसिक पोर्शन में अभी बताता हूँ आप लोगों को। मोशन इन 2 डायमेंशन में कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, एक्सीलरेशन की क्या है, डिस्प्लेसमेंट की क्या है। ये मोशन इन 1 डायमेंशन जैसा ही पार्ट है ये भी, ठीक है। मोशन इन 2 डायमेंशन में नाउ टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन, मतलब 2 डायमेंशन एंड। सर वेक्टर पूरा हो गया कंप्लीट? वेक्टर हो गया, उसमें कुछ पार्ट अपन ने इसका भी पढ़ लिया वेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। मोशन इन इन अ प्लेन, उसमें देखो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर में, लेकिन वो आगे यूज में आएगा। तो जहां पर मतलब ये एक सेपरेट चैप्टर है ना? हाँ, डॉट प्रोडक्ट अलग से, कौन सा अलग सेपरेट चैप्टर है? ये मोशन इन ए प्लेन, हाँ ये सेपरेट चैप्टर है, बट मैं इसमें सिर्फ 2 लेक्चर लूंगा अभी, और उसके बाद अपन न्यूटन्स लॉ चालू करेंगे, और ये इसको मैं बीच बीच में कवर करवाते जाऊंगा एक्स्ट्रा क्लास लेके, ठीक है। यस सर। ओके, इसमें पूरा वेक्टर की एप्लीकेशन। सर ये वेक्टर के साथ ये भी पढ़ा दिए क्या आपने? सर हाँ साथ में चल रहा है ये भी, मतलब देखो वेक्टर एनसीईआरटी में तुम देखोगे तो ये साथ में दिया हुआ है पूरा, ठीक है। और जहां पे जैसा यूज है उतना वेक्टर दिया हुआ है, लेकिन मैंने वेक्टर काफी कुछ पढ़ा दिया तुमको। अब उसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बचा है, लेकिन मैं उसको बताऊंगा वहीं पे जहां पे उनका यूज आएगा, नहीं तो भूल जाओगे तुम लोग, अभी से बता देंगे तो, ठीक है। जहां पे उनका यूज रहेगा वहीं पे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। और आज और कल के बाद में फिर अपन इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चालू करेंगे। मोशन इन 2 डायमेंशन पूरा 1 डायमेंशन जैसा ही है, बस आपके कैलकुलेशन है इसमें, और बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है ना। तो ये मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके धीरे धीरे करके तुम्हारा कवर करवाते चलूंगा, क्योंकि ये लगभग तुम्हारा 50 to 60% ये वाला चैप्टर हो गया, क्योंकि वेक्टर की काफी कुछ एप्लीकेशन है इसमें सीधे सीधे, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा पोर्शन और है, बाकी पूरा वेक्टर की ही एप्लीकेशन है। और फिर हम न्यूटन्स लॉ चालू कर देंगे, तो सभी बैच में एक जैसा सिलेबस चलेगा, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए भी कि टेस्ट एक जैसे बनेंगे आप लोगों के, और अपने को एसेस करने में भी बराबर आएगा, है ना। और जैसे इसके एक दो टॉपिक अगर छूटेंगे तो वो आगे कवर होंगे। एक्चुअल में अब जैसे आप बुक खोल के देखोगे ना, तो टॉपिक मैच नहीं करेंगे मेरे पढ़ाने के स्टाइल में, क्योंकि मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाता, मैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ कि भाई कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ाएं जिससे आपको समझ में जल्दी आए। अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो सर्कुलर मोशन इसी चैप्टर में डाल दिया है, बट मैं सर्कुलर मोशन अलग ही पढ़ाता हूँ पूरा, ठीक है। और जैसे आप लोग देखोगे अपने मॉड्यूल में, तो इसमें मॉड्यूल में आपको नीट वाले मॉड्यूल में ये वेक्टर वाला जो टॉपिक है ये मोशन इन प्लेन वाले चैप्टर पे दिखेगा, लेकिन जेई के मॉड्यूल में इसको अलग ही डाल दिए, वेक्टर को और कैलकुलस को एक अलग कर दिए। तो मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं। हाँ, लेकिन यही जो पोर्शन होता है ना, जब अपन 12th क्लास में भी ऐसा होता है भैया, आपको ऐसा लगेगा कि आपका 2 महीने तक वही टॉपिक चल रहा है सिमिलर वाले, और 2 महीने बाद पता चल रहा है कि आपके 3 या 4 चैप्टर हो गए उसमें। तो मैं ऐसा चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग नहीं चलता, मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग से चलता हूँ, ठीक है। अभी जैसे अभी देखोगे 10-15 दिन बाद तो आपको लगेगा अरे इतने तो हमारे 4-5 चैप्टर हो चुके हैं, पर आपको ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगा हाँ ये चैप्टर चल रहा है और इसमें अपन ये पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स में अभी शुरुआत में ऐसा कर ही नहीं सकते अपन, चीजें मिक्सअप चलती रहती हैं। अभी जैसे मैं डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाता या इंटीग्रेशन या वेक्टर नहीं पढ़ाता तो हम ये चैप्टर पढ़ ही नहीं पाते। अब ये बुकों में कहीं कहीं पे किसी बुक में छोटा सा दिया हुआ है, किसी बुक में ज्यादा दिया, किसी बुक में अलग चैप्टर नाम दे दिया है, ठीक है। तो हमको उससे परेशान नहीं होना है। सो मोशन इन अ प्लेन या फिर 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैंने, है ना। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, दिस इज पोजीशन वेक्टर, इसको डिनोट करेंगे अपन पीवी से, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकंड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
and it is denoted by delta r. तो पोजीशन वेक्टर मान लो यहाँ पे आपके 3 डायमेंशन स्पेस पे, ये 3 डायमेंशन स्पेस मैंने बना दिया, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट x y z हैं, तो बेटा इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा OP इक्वल्स टू R इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने, x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। समझ गए ना? तो ये मैग्नीट्यूड बन गया और ये पोजीशन वेक्टर बन गया। ऑलरेडी पढ़ लिया अपन ने कि नहीं, ये याद है ना? यस सर। हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लो पार्टिकल P से लेकर Q तक जाता है, जैसे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एंड दिस इज z एक्सिस, ये कोई पॉइंट P है, कोई पार्टिकल ये वाले पाथ को फॉलो करते हुए Q तक आ रहा है, तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया और ये बन गया आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, P से Q तक ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा। सो डेल्टा R इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। एक्चुअल में जो PQ वेक्टर है, PQ वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये किसकी इक्वल है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, Q के पोजीशन वेक्टर में से आपको P के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके लिखना होता है। तो ये मैंने ऑलरेडी वेक्टर में आ गए हैं, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर मैं रीएंटर होगा, सर कुछ दिख रहा ही नहीं मेरे स्क्रीन। ओके बेटा, कोई बात नहीं, हो जाओ रीएंटर। ये समझ गए आप लोग, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन ने वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्ले, ठीक है। नाउ वेलोसिटी वेक्टर, तो पेज नंबर 2 वेलोसिटी वेक्टर। सब कुछ डेफिनेशन 1 डायमेंशन के जैसी ही चलने वाली हैं। तो अभी आ गया आपका पेज नंबर 2। Now page number 2, then यहाँ पे आएगा अब आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी को अब मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे v वेक्टर से। तो वेलोसिटी, ये थर्ड पॉइंट है, सॉरी, ठीक है। वेलोसिटी की डेफिनेशन याद है ना, वही डेफिनेशन है यहाँ पर भी, डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं है, बस अब ये वेक्टर फॉर्म पे लिख दिए क्योंकि यहाँ पर एंगल हो सकते हैं, ठीक है। अभी वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर में फर्स्ट पॉइंट आएगा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, दैट इज एवरेज वेलोसिटी निकालने का जो तरीका है वो है डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल। ये एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकालोगे। और इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालोगे, v वेक्टर इज इक्वल्स टू dr अपॉन dt। तो इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकंड पे रहेगी, मीटर पर सेकंड पे रहेगी। तो फार्मूला वही है जो हमने 1 डायमेंशन में किए थे, बिल्कुल वैसे ही फार्मूला है। एवरेज वेलोसिटी मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो गया, आपको कैसे निकालना है, dr अपॉन dt से डिफरेंशिएट करके। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एग्जांपल है, इफ वेक्टर r इज गिवन बाय 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप माइनस 5t k कैप, ठीक है। देन अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड वेलोसिटी एट, फर्स्ट वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे निकालना है, और दूसरा एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी
और t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से लेकर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक। तो एक बार आपको ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना और फिर आपको क्या निकालना, एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस कैसे निकालोगे और एवरेज कैसे निकालोगे? हाँ, ओके। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालोगे यहाँ पर? तो इसका सॉल्यूशन आएगा फर्स्ट वाले पार्ट का, v वेक्टर किसके बराबर लिख रहे हो, dr अपॉन dt। सो v वेक्टर इज इक्वल्स टू d अपॉन dt ऑफ, पहले r को पुट कर दो, r मतलब पोजीशन वेक्टर है ये, हाँ, 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप माइनस 5t k कैप। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये कितना बचेगा, 2i कैप प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6t j कैप एंड माइनस 5k कैप। तो ये बन गया बेटा आपका वेलोसिटी वेक्टर। और अब आपको वेलोसिटी चाहिए t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, तो ये तो वैसा का वैसे ही रहेगा, 6 इंटू 2 j कैप माइनस 5k कैप। तो वेलोसिटी की वैल्यू t इक्वल्स टू 2 पर निकल कर आ गई 2i कैप प्लस 12j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, ये कैलकुलेशन देखो, अभी कैलकुलेशन देख लो वेलोसिटी का। वेलोसिटी का कैलकुलेशन कैसे किए देख लो अच्छे से, वेलोसिटी का कैलकुलेशन। ठीक है, समझ गए? डिफरेंस को एवरेज निकालना है। इंस्टेंटेनियस कितना आ गया? इंस्टेंटेनियस कितना आ गया, 2i कैप प्लस 12j कैप माइनस 5k कैप। ये कब आई वेलोसिटी, 2 सेकेंड पे आई। अब एवरेज निकालोगे, तो एवरेज निकालने के लिए आपको 1 सेकेंड पे r की वैल्यू निकालना पड़ेगा और 2 सेकेंड में r की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड में। पेज नंबर 3, इसके आगे मैं यहीं पे कंटिन्यू कर देता हूं। दिस इज पेज नंबर 3। अभी देखो सेकेंड पार्ट का कैलकुलेशन। तो पहले आपको r की वैल्यू निकालना है t इक्वल्स टू 1 पे, तो 1 पे पुट कर दोगे तो ये बचेगा 2i प्लस 3j एंड माइनस 5k कैप, है ना। और फिर r की वैल्यू जब आप t इक्वल्स टू 2 पे निकालोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 i कैप प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर j कैप माइनस 5 इंटू 2 k कैप। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ गया, 4i कैप प्लस 12 j कैप माइनस 10 k कैप, है ना। तो देयरफॉर अब आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ये t इक्वल्स टू 1 से लेकर t इक्वल्स टू 2 तक है, इक्वल्स टू डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। मतलब r की वैल्यू t इक्वल्स टू 2 माइनस r की वैल्यू t इक्वल्स टू 1 पे कितनी, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। अब वैल्यू पुट कर दो, वैसे यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करके भी कर सकते हो। तो 4 में से 2 गया, कितना बच रहा है यहाँ पे, 2i कैप। 12 में से 3 गया, कितना बचेगा, 9j कैप माइनस 10 माइनस ऑफ माइनस 5 माइनस 5k कैप, आया ना, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो ये आ गई इसकी एवरेज वेलोसिटी। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, जिसको ये स्टेप नहीं समझ में आई डायरेक्ट वो ऐसा अलग अलग कर ले, पहले डेल्टा r निकाल ले, जिसको ये स्टेप डायरेक्ट नहीं समझ में आई। तो 4i प्लस 12j माइनस 10k माइनस ऑफ 2i प्लस 3j एंड माइनस 5k कैप। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर बचेगा, देख लो अभी। तो डेल्टा r को मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है, देख सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, यस सर। यस सर। ओके बेटा, तो ये भी बहुत आसान है, जैसा काइनेमेटिक्स में पढ़े ना अपन ने, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब बिल्कुल वैसे ही चल रहा फिर से। अब फिर से वही वेलोसिटी, फिर से वही डिस्प्लेसमेंट, फिर से वही एक्सीलरेशन, सब कुछ वैसे ही आएगा। फिर से वही काइनेमेटिक्स की इक्वेशन,
तो सब कुछ वैसा कि वैसा फिर से रिपीट होने लगा अभी देखो फिजिक्स में। तो फिजिक्स की ये तो ब्यूटी है कि आपको ज्यादा कुछ है नहीं टॉपिक में। मैं बताऊं पूरे 11 12th में फिजिक्स में आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वर्क, एनर्जी, ठीक है, पावर, बस इसी में कैलकुलेशन चलेगा पूरा आपकी पूरी फिजिक्स में। बस हाँ ये है कि अलग अलग तरीके से आपको देखना है, समझ गए? बाकी कैलकुलेशन आपके इसी तरह से चलने वाली पूरी फिजिक्स में। सर हाँ बोलो। सर कोई नया टॉपिक ढूंढ लेते हैं अपन। कौन सा नया ढूंढेगा भाई? इसके अलावा और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ढूंढेगा फिजिक्स में? तो बस 11 12th स्टैंडर्ड में इतना ही है। हायर स्टडीज में जाओगे तो कुछ कुछ और नए टॉपिक मिलेंगे। बाकी इवन हायर स्टडीज में भी जाओगे तो ये कभी पीछा नहीं छोड़ते। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एनर्जी, वर्क, पावर, है ना, और यही चलती रहती कहानी। फिर वैसे जो यहाँ पे लीनियर मोशन पे वही सर्कुलर मोशन पे हो जाती है रोटेशनल मोशन के लिए। जैसे यहाँ पे सर वेलोसिटी, वहाँ एंगुलर वेलोसिटी। हाँ बोलो। सर हमारे पास आइंस्टाइन भी है ना सर, छोटा वाला। कौन है? सर रोशन। रोशन है क्या आइंस्टीन? ठीक है, ये समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? ओ भाई समझ गए ये कैलकुलेशन? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन देखते हैं। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का कैलकुलेशन, एवरेज कैसे निकालना है और इंस्टेंटेनियस कैसे निकालना है। अब हम आते हैं एक्सीलरेशन के कैलकुलेशन पे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज पे जल्दी से। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या? ओके, पेज नंबर 4। अब हेडिंग डालो एक्सीलरेशन। अब पेज नंबर 4 एक्सीलरेशन। तो फिर से एक्सीलरेशन में भी वही डेफिनेशन आ जाएंगी हमारी। सो दिस इज पेज नंबर 4। Now this is page number 4। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्सीलरेशन फॉर कैलकुलेशन। एक्सीलरेशन वेक्टर। तो एक्सीलरेशन वेक्टर में भी है याद। एक्सीलरेशन किसको बोलते बताओ जल्दी से? एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन कौन बताएगा कैसे निकालते हैं? एवरेज, ठीक है, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन टी। यस वेरी गुड। तो एवरेज एक्सीलरेशन कैसे बनेगा? ये फर्स्ट पॉइंट एवरेज एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला आएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी मतलब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, या डेल्टा टी को टाइम इंटरवल सीधे टी लिख दिया मैंने, चलेगा इतना? अरे समझ गए? यस सर। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल। वहां पे वेक्टर नहीं लगाते थे वन डायमेंशन में, क्योंकि वन डायमेंशन में सिर्फ प्लस माइनस से काम चल जाता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा, इसलिए आपको अब वेक्टर फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। तो ये एवरेज एक्सीलरेशन हो गया। और दूसरा है इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, मतलब ए वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल्स टू डीवी अपॉन dt। और ये dv अपॉन dt क्योंकि वेलोसिटी किसके बराबर होता है? d अपॉन dt। वेलोसिटी वेक्टर होता है dr अपॉन dt। तो ये फाइनली यू विल गेट d स्क्वायर r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा एक्सीलरेशन वेक्टर। एक्सीलरेशन वेक्टर कैसे निकालोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से। और एवरेज एक्सीलरेशन आप इस तरह से निकालोगे। समझ गए? हेलो, कोई डाउट? यस सर। कोई डाउट? अब जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालना है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? एग्जांपल वही वाला ले लें अपन। जैसे ये है टी क्यूब आई कैप एंड प्लस 2t स्क्वायर j कैप। देन फाइंड
एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे एक्सीलरेशन निकालना है, तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा यहाँ पे? एंड एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से t इक्वल्स टू 3 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सीलरेशन भी निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा। फर्स्ट सबसे पहले आप वेलोसिटी वेक्टर निकालो, तो ये होता है dr/dt। तो फिर वेलोसिटी वेक्टर किसके इक्वल आ गया? दिस इज d/dt ऑफ, ये कितना है आपके पास में? एक्सीलरेशन फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से t इक्वल्स टू 3 सेकेंड के लिए। ठीक है, पहले वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी वेक्टर ये t क्यूब i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप। अच्छा k नहीं है, k वाला कंपोनेंट नहीं है, मतलब z कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब वो वाला पार्ट कितना रहेगा? 0। हाँ, जो है नहीं वो 0 है ना? 0। हाँ, जो है नहीं वो 0 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा? 3t स्क्वायर i कैप एंड प्लस 4t j कैप। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए? सर यस सर। t क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है? 3t स्क्वायर, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2t। तो यहाँ पे पहले से 2 है, तो ये हो जाएगा 4t। अब आप एक्सीलरेशन निकाल दो, तो एक्सीलरेशन वेक्टर इक्वल्स टू होता है dv/dt। मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दैट इज 3t स्क्वायर i कैप प्लस 4t j कैप, और सॉल्व करने पे हो जाएगा 6t i कैप प्लस 4 अकेला बचेगा j कैप। तो आपको एक्सीलरेशन कब चाहिए? 2 सेकेंड पे। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू 2 सेकेंड पे 6 इंटू 2 आई कैप, और 4 में कुछ नहीं है तो उसको वैसे लिखा रहने दो। दिस कम्स आउट टू बी 12 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये बन गया एक्सीलरेशन। ठीक है, हेलो, अरे समझ गए? हेलो। यस सर। अब एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है, कहां से कहां पर के बीच में? 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। री एंटर करो। हाँ कर लेना बेटा री एंटर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अभी रुक जाइएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, यहाँ तक समझ गए ना? जी सर। ठीक है, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया आपका, पेज नंबर 5। अब हम एवरेज एक्सीलरेशन निकाल के देखते हैं। पेज नंबर 5। नाउ दिस इज पेज नंबर 5। इधर का मिटा देता हूँ एवरेज एक्सीलरेशन निकालने के लिए। देखो अभी एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है, कहां से कहां पर के बीच में? 1 से 3 के बीच में। तो जो सेकंड पार्ट आएगा, सिंस वेलोसिटी वेक्टर किसके इक्वल है आपका? दिस इज 3t स्क्वायर i कैप प्लस 4t j कैप। तो आप सबसे पहले निकाल लो वेलोसिटी t इक्वल्स टू 1 पे, वो तो निकालनी पड़ेगा, 1 से 3 तक के लिए चाहिए। तो ये डायरेक्ट लिख दूं मैं 3i कैप प्लस 4 j कैप। ठीक है। और वेलोसिटी अब t इक्वल्स टू 3 पे निकालोगे, तो 3 3 जा 9, 27 i कैप प्लस 12 j कैप। हाँ या ना? अरे ये वाली स्टेप डायरेक्ट लिखा हूं, देखो। यस सर। वेलोसिटी एट 3 सेकंड डायरेक्ट लिखा हूं मैंने, समझ गए या नहीं? सर समझ गए? यस सर। डायरेक्ट लिखे हमने, डायरेक्ट वैल्यू देखो, डायरेक्ट लिखे हमने, है ना? यहाँ पर पहले तो 1 पुट करोगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इसलिए 3 आई कैप, एंड 4 इंटू 1 4। फिर आप यहाँ पे 3 पुट करोगे, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 आई कैप।
एंड यहाँ पे जब 3 पुट करोगे तो ये 12 हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो अब आपका जो एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर है ये कहां से कहां पर के लिए एवरेज निकालना था आपको, फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से लेकर t इक्वल्स टू 3 सेकेंड के बीच में। सो दैट इज गिवन बाय डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। मतलब आपको वेलोसिटी कब की चाहिए, 3 सेकेंड की, और फिर इनिशियल वेलोसिटी कब की चाहिए, 1 सेकेंड की, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। हाँ या ना, अरे समझ गए? यस सर। तो अब मैं डायरेक्ट यहीं पर से सब्ट्रैक्ट कर दूं, 27 में से 3 गया कितना बचेगा, 24 i कैप, एंड 12 में से 4 गया तो 8 j कैप, यहाँ पे बचेगा 2। तो अब इनको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो ये बचेगा 12 i कैप प्लस 4 j कैप। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन। देख लो भैया, कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन देख लो। आ गया सर। ओके, वेरी गुड। Yes, sir. समझ गए, समझ गए सभी बच्चे? जिसको नहीं समझा तो हैंड रेस कर दो, शर्म की कोई बात नहीं है। नागपुर जैसे शहर में छोटी छोटी बातें हो सकती हैं। जिसको नहीं समझा, अब एक डायग्राम वाला क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 6। क्वेश्चन ध्यान से समझना भी। हाँ, दिस इज पेज नंबर 6। क्वेश्चन ये है, एक पर्सन कहीं जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा, मान लो कुछ वेलोसिटी से, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, अ पर्सन इज मूविंग with constant speed, moving with constant speed, constant speed से जा रहा है, एंड स्पीड उसकी है 10 मीटर पर सेकंड, बहुत हो जाएगी, इट इज 4 मीटर पर सेकंड। समझ गए, 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। एंड नाउ a person is moving with constant speed 4 meter per second along east. After 2 seconds, he turns to north. वो 2 सेकंड बाद नॉर्थ की तरफ टर्न हो गया। Then find his average acceleration for this time interval. For this time interval, इस टाइम इंटरवल के लिए उसका एवरेज एक्सीलरेशन कितना है। सो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ गए या नहीं? अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चन का डायग्राम सोचना है कि डायग्राम कैसे निकालें अपन, और उसके बाद फिर हम एक्सीलरेशन निकालेंगे। समझ गए? क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको उसका डायग्राम सोचना है कि हम इस क्वेश्चन का डायग्राम कैसे निकालें, और फिर हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। अरे भाई समझ गए? हेलो, यस सर। यस सर। डाउट बेटा इस पे? कोई डाउट है? सर No, sir. नहीं है ना डाउट? नो सर। सर समझ गया। हाँ, तो डायग्राम देखो, डायग्राम कैसे निकालना, क्वेश्चन का डायग्राम बहुत जरूरी। क्वेश्चन का एक बार अगर आपने डायग्राम बना लिया ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। और ये पढ़े अपन ने वेक्टर में, मैंने काफी कुछ प्रैक्टिस करवाया हूं। अभी देखो अभी कैलकुलेशन कैसे बनेगा। तो सॉल्यूशन के लिए आपको सर ये पहले एक्स डायरेक्शन पे जाएगा, फिर नॉर्थ डायरेक्शन पे जाएगा। और ये नॉर्थ की तरफ ले लोगे, और
पहले जो वेलोसिटी है ईस्ट की तरफ है, मान लो इसको एक्स एक्सिस मान लेना, इसको वाई एक्सिस मान लेना, तो ये पहले इसकी वेलोसिटी इधर है ना, तो ये वाला आ गया इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इट इज 4 मीटर पर सेकेंड, आया ना। और कुछ देर बाद ये इधर पे मुड़ गया, कितनी देर बाद, ये t इक्वल्स टू 0 से चालू किए, यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में ये इस साइड पे मुड़ गया, एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी, इट इज आल्सो 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको इसका एक्सीलरेशन बताना है कि भाई एक्सीलरेशन कितना आएगा। तो एक्सीलरेशन के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, जल्दी बताओ। सर 0 आएगा। एवरेज कैसे 0 आएगा रे भाई, एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ओ भाई ये वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है, स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं आता। ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर सेम है क्या? नो क्या सर। ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है क्या? नहीं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनकी वैल्यू सेम है, बट ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर सेम नहीं है। डायरेक्शन बदल गया ना भाई, मैग्नीट्यूड ठीक है दोनों का सेम है, ये भी 4 है ये भी 4 है, पर डायरेक्शन तो बदल गया। क्लियर हो गया कि नहीं? तो यहाँ पर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t अगर करोगे तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपने y, ये जो नॉर्थ का डायरेक्शन है उसको y ले लिया और ईस्ट के डायरेक्शन को आपने x ले लिया, तो जो एवरेज एक्सीलरेशन आया यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखोगे 4j कैप माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी क्या है प्लस 4i कैप, आया ना, डिवाइडेड बाय कितने देर में 2 में, तो ये रहेगा इधर मीटर पर सेकंड और ये आ गया 2 सेकंड। तो व्हाट इज द एवरेज एक्सीलरेशन हियर, आप सॉल्व कर दोगे तो 2j कैप माइनस 2i कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्रॉपर तरीके से रीअरेंज कर दोगे माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि भाई एवरेज एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है, तो इसके बाद अब अलग कहानी आएगी। तो आप अभी इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ठीक है? अरे समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया सर। ले लिए? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? अभी देखो अपन ने वेक्टर में मैंने क्यों इस तरह से प्रैक्टिस करवाया था क्वेश्चन की, अब समझ सकते हो। एक्सीलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है वो निकाल लो। एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पेज नंबर 7। एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर डायग्राम अगर आप निकालोगे बेटा एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर का, तो -2i कैप, मतलब -2i कैप ये कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? सेकंड। सेकंड वाले में, इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर पे वेस्ट, और ये कौन सा जाएगा इधर पे साउथ। तो -2i कैप मतलब यहाँ कहीं पे आपका -2 हो गया और ये +2 आ जाएगा। तो आपका जो एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर है वो ये वाला बनेगा, दिस इज द एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। समझ गए? और यहां से आप एंगल देख सकते हो कि कितने का है। तो सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, एवरेज एक्सीलरेशन -2i प्लस 2j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे so this is under root -2 square plus 2 square equals to 4 plus 4, this is √8, 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एंगल अगर देख रहे हो तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2/2, तो 1 आ गया, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पे 45 डिग्री। तो वेस्ट से 45 डिग्री पे है, तो
जो एक्सीलरेशन है यहाँ पर का एवरेज एक्सीलरेशन, इट इज 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज 45 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ। तो ये फाइनल रिजल्ट है, आप इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। इससे हमको आइडिया लग गया कि कैसे करना है, बट आपका जो स्टेटमेंट के फॉर्म पे रिजल्ट आएगा एवरेज एक्सीलरेशन का, वो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, ये जो लास्ट वाला है यहाँ पर का स्टेटमेंट के फॉर्म पे ऐसा लिखा जाएगा, और ये हमको एक आइडिया लग गया कि हाँ ये किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप एवरेज एक्सीलरेशन की प्रॉब्लम इस तरह से कैलकुलेट करोगे। समझ गए? हेलो, हाँ अंशु बोलो बेटा। अंशु, ठीक है, तो अब इसमें भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन आती हैं। अब पेज नंबर 8 पे जा रहे हैं हम, पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। काइनेमेटिक्स इक्वेशन इन 2D एंड 3D। तो सबसे पहले, इफ एक्सीलरेशन वेक्टर इज कांस्टेंट। देखो एक्सीलरेशन वेक्टर कांस्टेंट होना चाहिए आपका। कांस्टेंट मतलब जैसे एग्जांपल में लिख दिया मैंने, एक्सीलरेशन वेक्टर इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सीलरेशन वेक्टर है ये कांस्टेंट है यहाँ पे। बट अगर मान लो एक्सीलरेशन वेक्टर ऐसा दिया हुआ है 2ti कैप माइनस 3t j कैप 3t स्क्वायर j कैप प्लस 2t क्यूब k कैप के फॉर्म पे, तो फिर यहाँ पे एक्सीलरेशन वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। समझ गए क्यों नहीं है? ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाला कांस्टेंट है, सेकंड वाला कांस्टेंट नहीं है। समझ गए क्यों नहीं है? अरे समझ गए, ये सेकंड वाला कांस्टेंट यस सर। t के फॉर्म पे है ना। देखो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वेक्टर का मतलब हो गया सर समझ गया, समझ। हाँ, टाइम या पोजीशन के साथ में उसकी वैल्यू ना बदले। तो ये वेक्टर फिक्स है ना हमेशा, लेकिन यहाँ पे टाइम बदलेगा तो ये वेक्टर बदल जाएगा, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है। तो अब काइनेमेटिक्स इक्वेशन यहाँ पर भी वैसी ही आएंगी कि जो फर्स्ट इक्वेशन आपने पढ़ा था, v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t, क्वेश्चन करवाया हूं मैंने। तो यहाँ पर v वेक्टर का मतलब हो जाएगा vxi कैप प्लस vyj कैप प्लस vz k कैप। u वेक्टर का मतलब uxi कैप uyj कैप प्लस uz k कैप। एंड सिमिलरली एक्सीलरेशन वेक्टर axi कैप प्लस ayj कैप प्लस az k कैप के फॉर्म में। और दूसरी जो इक्वेशन है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। दूसरी इक्वेशन डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू यूटी वेक्टर प्लस हाफ ऑफ एटी वेक्टर स्क्वायर। तो इसको भी आप अलग अलग कर सकते हो। डेल्टा आर का मतलब डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। आप अलग अलग कैलकुलेशन भी कर सकते हो। डेल्टा एक्स अगर निकालना तो यू एक्स टी प्लस, आप कैलकुलेशन अलग अलग कर सकते हो। अलग अलग कैलकुलेशन का मतलब ये है, यहाँ पर अलग अलग कैलकुलेशन आप एक्स डायरेक्शन के कैलकुलेशन अलग कर लो, वाई डायरेक्शन के अलग कर लो। जैसे आप वी एक्स निकालना है तो वी एक्स को आप यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी से निकाल सकते हो। आपको डेल्टा एक्स निकालना है तो यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर लगा सकते हो। फिर आपको वी वाई निकालना है तो यू वाई प्लस ए वाई टी कर सकते हो। डेल्टा वाई निकालना है तो यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर कर सकते हो। आपको फिर वी जेड निकालना है
So this is uz plus az into t and delta z equals to uzp plus half of az t square. आप अलग अलग कैलकुलेशन करके भी वैल्यू पुट कर सकते हो और नहीं तो सीधे इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप x डायरेक्शन को अलग सॉल्व कर लो, y डायरेक्शन को अलग सॉल्व कर लो एंड z डायरेक्शन को अलग सॉल्व कर दो। तो आप अलग अलग डायरेक्शन में सॉल्व कर भी कैलकुलेशन कर सकते हो और नहीं तो डायरेक्ट इक्वेशन जो है वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या डेल्टा r वाला जो टर्म, ठीक है, या कंपोनेंट फॉर्म पे अलग अलग सॉल्व कर लो। क्लियर हो गया? काइनेमेटिक्स इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है और जो थर्ड इक्वेशन बनती है उसको अलग अलग ही ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि वहां स्क्वायर आता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a ऐसे, तो वहां पे vx स्क्वायर इक्वल्स टू ux स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x इस तरह से बनानी पड़ती थर्ड इक्वेशन। समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? yes sir. हाँ ठीक है। पेज नंबर 9 पेज नंबर 9 में देखो, आप vx स्क्वायर इक्वल्स टू ux स्क्वायर प्लस 2ax डेल्टा x एंड vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ay डेल्टा y और vz स्क्वायर इज इक्वल्स टू uz स्क्वायर 2az डेल्टा z। सो देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर बन जाएगा? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। तो दिस इज द v स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन ऐसी बनेगी, आपको ये अलग अलग कैलकुलेट करके सम कर देना है, ठीक है। तो ये थर्ड इक्वेशन ऐसी आ जाती है आपकी। तो x डायरेक्शन को अलग सॉल्व करो, y डायरेक्शन को अलग सॉल्व कर सकते हो, साथ में कंबाइंड भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन इसके अपन अब कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस कल की क्लास में देखेंगे इसके। ओके, कहाँ गए सर? ओके सर। स्वयं तो चाय पीने चला गया क्या? क्वेश्चन नहीं आंसर सर, क्यों? चाय का सिंबल बन गया ना स्वयं तेरे उधर पे।